नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिला उपायुक्तों को कोविड जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के सुंदरनगर में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के फैसले को पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने बताया ऐतिहासिक। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कोविड रोगियों के लिए नर्सिंग कॉलेज उपलब्ध करवाने की पेशकश। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा, संकट की घड़ी में सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटने का प्रदेश सरकार का फैसला अनुभवहीनता का परिचायक। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से मंडी जिला के सुंदरनगर में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल का लोकार्पण किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल को वर्तमान राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष और तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वर्ष 2017 में राज्य के लिए स्वीकृत किया था और पिछले 3 वर्षों के दौरान इस परियोजना के कार्य में तेजी लाने के उपरांत इसे जनता को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से सुंदरनगर में मातृ एवं शिशु अस्पताल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार इस अस्पताल को वर्चुअल माध्यम से लोगों को समर्पित करने के लिए मजबूर हुई है। इस अस्पताल का उपयोग समर्पित कोविड-19 अस्पताल के रूप में किया जाएगा और यह जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि नेर चौक मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 अस्पताल के रूप में समर्पित किया गया है और अतिरिक्त 100 बिस्तरों की क्षमता वाले प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का कार्य भी कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नागरिक अस्पताल सुंदरनगर को 150 बिस्तर वाले अस्पताल में स्तरोन्नत किया गया है और यह क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार अस्पताल में लिफ्ट और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने प्रदेश में आने वाले लोगों से 72 घंटे पहले किए गए RT-PCR परीक्षण की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से साथ लाने और उन्हें 14 दिनों की अवधि के लिए अपने निवास स्थान पर होम आइसोलेशन में रहने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज बहुत लंबे समय से एक कार्य की शुरुआत जो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर है यहाँ पर की गई थी और 2017 से मैं समझता हूँ इस काम की शुरुआत हुई थी और आज वो कार्य पूरा हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से पिछले दिनों में मामलों में बढ़ोतरी हो रही है कोविड की, इसलिए हमने ये तय किया कि जहां जहां हमारे पास जगह मिल सकती है बेहतर सुविधा देने के लिए या हर एक आदमी के जीवन को बचाने के लिए कोविड के संकट में, उस जगह को तलाशो, उस जगह को ढूंढो और वहां पर हम तुरंत जो है हम काम शुरू करें। ऐसी चर्चा करते करते सुंदरनगर का ये हमारा ये भवन जिसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं, जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र है, इस भवन पर हमने विचार किया कि 50 बेड की कैपेसिटी हमारे पास यहाँ पर निकल आएगी और हमारे लिए खुशी की बात है कि ये भवन बिल्कुल बन करके तैयार है
और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आज की तारीख में हमारे पास ये उपलब्ध है। तो हमने कहा कि इसको तुरंत शुरू कर देना चाहिए और इसका उद्घाटन करके हम अपनी ओर से इसकी तैयारी करके सुंदरनगर में बीबीएमबी का हमारा हॉस्पिटल वो भी अपनी सेवाएं दे रहा है इस कोविड के संकट में। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुंदरनगर अस्पताल के उद्घाटन से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। वहीं सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश जम्वाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 50 बिस्तरों की क्षमता वाला यह अस्पताल लगभग 3 वर्षों के रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। अस्पताल के समीप 10 करोड़ रुपए की लागत से कर्मचारी आवास भी निर्मित किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए सुंदरनगर में एक टेलीमेडिसिन केंद्र खोलने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के निर्णय को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ऐतिहासिक करार दिया है। धूमल ने कहा कि इस निर्णय के बाद देश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। हर जिले के बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होगा। इसके लिए पीएम केयर्स फंड से पैसा अलॉट हो चुका है। मोदी जी ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है। फैसला किया था कि जो ऑक्सीजन के संबंध में मशीनरी बाहर से आएगी, प्लांट्स आएंगे विदेशों से, उसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो आगे बढ़कर मोदी ने कहा है कि 551 ऑक्सीजन प्लांट्स सारे देश में लगाए जाएंगे। हर जिले में ऑक्सीजन का प्लांट होगा, हर बड़े हॉस्पिटल में होगा। और उसके लिए पैसा भी पीएम केयर फंड जिसमें आपने कंट्रीब्यूशन दिया था वहाँ से हुआ है। प्रधानमंत्री ने पैसा वहाँ से अलॉट कर दिया। कई मुख्यमंत्री चीख रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दो, उनको पैसा मिला है, 8 प्लांट सैंक्शन हुए, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। तो अब हर जगह मोदी जी ने प्रावधान करने का प्रयास कर लिया है। जो सभी ने कहा अपने शब्दों में कि दुष्प्रचार सरकार के खिलाफ हो रहा है, मोदी जी के बारे में हो रहा है, केंद्र और प्रदेश दोनों के बारे में लोग बोल रहे हैं, उसका हमें सही जानकारी रखते हुए काउंटर करना है कि जिनको दोनों वैक्सीनेशन हो गई है उनका संक्रमण का रेशो केवल मात्र 0.002% है और जिनका एक वैक्सीनेशन हुआ था उनका 0.004 है, अर्थात 1% से भी कम है। तो बहुत हद तक वैक्सीनेशन से संक्रमण नहीं होता। कहीं दुखद मृत्यु किसी की हो जाती है कोरोना के कारण, तो अंतिम संस्कार में भी हम मदद करें। और जो बुजुर्ग जैसे पहले कहा गया, कहीं कुछ बुजुर्ग हो, कुछ ऐसे लोग हों जिनका सारा के सारा परिवार संक्रमित हो गया, वहाँ हमारे सदस्य अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, ये नहीं कि तुम इस ढंग से मदद करने लगो कि खुद ही बीमार हो जाओ, संक्रमण से खुद बचते हुए सावधानी पूरी बरतते हुए उन लोगों की मदद करें, ताकि हर तरफ एक आत्मविश्वास, एक सहायता की भावना सब में हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राधा स्वामी परिसर परौर को 1000 बिस्तरों तक की क्षमता वाले अस्थायी अस्पताल में परिवर्तित कर इसे क्रियाशील बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स, फेस मास्क, सैनिटाइजर और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रदेश में ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य राज्य में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि गग्गल में 50 बिस्तरों वाले सिटी सेंटर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को मंगलवार से कोविड-19 रोगियों के लिए क्रियाशील बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड मामलों में तीव्र वृद्धि के दृष्टिगत सरकार ने राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। बाहर से प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों से 72 घंटे पहले किए गए RT-PCR
परीक्षण की रिपोर्ट साथ लाने और 14 दिनों की अवधि के लिए अपने निवास स्थान पर होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी मरीजों और होम आइसोलेशन में रह रहे उनके परिजनों को इस वायरस से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से राज्य सरकार द्वारा विवाह समारोह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस आयुर्वेदिक महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन में कोविड-19 रोगियों के लिए अतिरिक्त 50 बिस्तरों की सुविधा सृजित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता 100 तक बढ़ाई जाए। देखिए, कोविड की सिचुएशन पूरे देश में जो है हमारे लिए हम उसको देख ही रहे हैं। स्थिति तो चिंताजनक है निश्चित रूप से, लेकिन हम अपनी तैयारियों की दृष्टि से यहाँ कांगड़ा आज आए हैं। पिछले दिनों में यहाँ मामले बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और मृत्यु भी काफ़ी लोगों की हुई है। ऐसी स्थिति में हमारी तैयारी ठीक प्रकार से रहे, समय रहते हम सारी चीज़ों को लेकर के प्लान कर सके और हमारी सारी चीज़ों की सप्लाई चेन भी मेंटेन रहे, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी हमारा ठीक प्रकार से चले, तो पेशेंट को बेड की कमी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ क्या क्या किया जा सकता है, इसलिए मैं ख़ास तौर से यहाँ कांगड़ा में आया हूँ। कांगड़ा बड़ा ज़िला है, नंबर भी कोविड का यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त है और ऐसी स्थिति में जो तैयारी करने की जो ज़रूरतें हैं उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं। अप्रैल माह में हुई बर्फबारी व भारी बारिश के कारण जहां सेब की फसल को नुकसान हुआ है, तो वहीं प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में खेतों में तैयार फसल भी बर्बाद हुई है। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे का कहना है कि इस बेमौसमी बारिश व बर्फबारी के कारण प्रदेश के लोगों की फसलों को हुए नुकसान व सेब के बगीचों को हुई क्षति का आकलन करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि प्रभावित किसानों बागवानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जा सके। शिमला में मीडिया से मुखातिब होते हुए कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश और बर्फबारी से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में किन्नौर और लाहौल स्पीति में 3 से 4 फुट तक बर्फबारी दर्ज की गई, जिसके कारण जहां सड़क मार्ग अवरुद्ध रहे तो वहीं विद्युत आपूर्ति भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मारकंडे ने कहा कि इन दोनों जिलों के अधिकतर सड़क मार्ग दुरुस्त कर दिए गए हैं और बर्फ में फंसे लोगों को भी निकाल दिया गया है। पिछले 5-6 दिन पूर्व जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है बेमौसमी बारिश और बर्फबारी, क्योंकि बर्फ जो है लाहौल स्पीति ट्राइबल इलाके में बर्फ तो पड़ती थी, परंतु ऐसा है कि 1 से 4 फीट तक बर्फ कभी जो है अप्रैल महीने में कभी नहीं पड़ी है, जिसके कारण जो है बहुत जगह हिमखंड गिरे हैं और बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हो चुका है, जिस कारण अभी तक रोड खुलने में मुझे लगता 5-6 दिनों लगने वाले हैं। उससे ज़्यादा जो है नुकसान जो हमारा बिजली के सारे पोल गिर चुके हैं, सारे ट्रांसफार्मर और लाइनें सब कट चुके हैं और लाहौल जो है टोटली संसार से कट चुका है। हमने सिर्फ रोहतांग से टनल जो है 2 दिन पहले उसको बहाल किया है, जो बारालाचा के लोग जा रहे थे, जो लेह के लोग थे, लगभग 250 से 300 लोग, उनको रेस्क्यू करके हमने उनको जो है अपने उनके गंतव्य तक पहुँचा दिया है। और इस कारण जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो है, अगर हम अपर शिमला की बात करें, कुल्लू की बात करें, मंडी की बात करें, जो यहाँ पर सेब के बहुत इलाके हैं, चंबा की बात करें, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और निचले इलाकों में भी जो है जो का जो है फसल तैयार था, उसमें बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके कारण जो है पिछले कल मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हम 4 मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश का जो है सर्वे करने के लिए कहा है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर अधिकारियों को कहा इसका जो इमीडिएटली जो है इसका आकलन किया जाए कि कितना इसमें नुकसान हुआ है, ताकि जो है इसका रिपोर्ट भारत सरकार को भेजा जाए, इसका जो है लोगों को सही टाइम पे जो है उसका मुआवजा मिले। और बीमा कंपनियों को भी कहा जिन लोगों ने अपना इंश्योरेंस किया है उसका भी जो है टाइम पे उनका जो है भुगतान किया जाए, ताकि जो उनका जो नुकसान है उसका जो है मुआवजा मिल पाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहर से प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों से 72 घंटे पहले किए गए RT-PCR परीक्षण की रिपोर्ट साथ लाने और 14 दिनों की अवधि के लिए अपने निवास स्थान पर होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से
बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से राज्य सरकार द्वारा विवाह समारोह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने का भी आग्रह किया। स्टेट मूवमेंट को कहीं भी रिस्ट्रिक्ट ना केंद्र की ओर से किया गया है ना स्टेट की ओर से किया गया है। हमने सिर्फ इतनी ही बात कही है कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल के लोग और हिमाचल के साथ में दूसरे लोग जो हिमाचल पर आ रहे हैं, हिमाचल के लोग तो घर आ रहे हैं, अपना घर है, परिवार है, हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको रोकना भी संभव नहीं है, रोकना भी उचित नहीं है। लेकिन हमने उनसे विनम्र आग्रह किया है, ऐसे संकट में आप जहां से भी आ रहे हैं आप आइए, कहीं किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा, लेकिन मेहरबानी करके एक काम करिए कि आप अगर वहां से आ रहे हैं, अच्छा होगा आप RT-PCR का टेस्ट करके आएं। एक बात आग्रह कर रहा हूं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं। और उसके साथ दूसरी बात हमने ये भी कही है कि अच्छा होगा अगर RT-PCR टेस्ट आप नहीं कर पाए, उस सूरत में एक बात को सुनिश्चित करें कि अगर आप घर पहुंच रहे हैं तो घर पहुंच करके होम क्वारंटाइन करें, होम आइसोलेशन में रहें, और होम आइसोलेशन में रह करके लोगों के बीच में वो संक्रमण ना जाए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग दें। कह रहा हूँ अभी रेगुलेट करने की जो बात है उसको एनफोर्स करने में कठिनाई आ रही है, बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है उसमें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, दूसरे प्रतिनिधि हमारे जो भी हैं शहरी क्षेत्र में भी, उन सब की ड्यूटी लगा दी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की ड्यूटी लगा दी है, और अब एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपने आप मॉनिटर कर रहे हैं, सभी SDM की ड्यूटी लगा दी है। और उसके साथ साथ में सख्ती हमने ज़्यादा करने के लिए निर्णय कर लिया कि जो शादियों में लोग जो है अभी तक भी नहीं मान रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत हमको इस बात को लेकर के सब बहुत नाराज़गी है। सुबह से शाम तक 50-50 की जो है वो पाँच बार लोगों को बुला रहे हैं। सुबह 50 बुला रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ी 1 घंटे के बाद 50 बुला रहे हैं, वो उचित नहीं है। वो शाम तक 500 और 1000 का आंकड़ा पूरा कर रहे हैं, वो गलत है। लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि किसी के जिंदगी को संकट में डालने का अधिकार किसी को नहीं है। शादी करिए, लेकिन सिर्फ शादी करिए, लेकिन ये धाम के आयोजन बंद करिए। कोरोना की दूसरी लहर पहले स्ट्रेन से कहीं ज्यादा घातक साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आम लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई बंदिशें लगाई गई हैं और कोरोना से बचाव को लेकर हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी कोरोना मरीजों और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए शिमला और धर्मशाला में गांधी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। कांग्रेस पार्टी ने कोरोना मरीजों और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए शिमला और धर्मशाला में गांधी हेल्पलाइन शुरू की है। इसके लिए 0177-280-5522 और 0177-2650-169 नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन के द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सक लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देंगे। वहीं जरूरतमंद लोगों को अन्य सहायता भी प्रदान की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि देश भर में कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समय रहते कोई कदम उठाती तो देश में आज कोरोना से यह हालात पैदा न होते। उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन की भारी कमी है। राठौर ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय भी सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज तड़प रहे हैं, इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही सरकार को चिताया था, लेकिन सरकार चुनावों में व्यस्त रही, जिसका परिणाम आज दिख रहा है। राठौर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोरोना से लड़ने के बजाय विपक्षी दलों से लड़ने में मशगूल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती, लेकिन सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए पुख्ता कदम उठाए। कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों की मदद के लिए 2 टीमों का गठन किया है। शिमला में गांधी हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देना है। आप लोग जानते हैं कि जिस ढंग से कोविड की सुनामी चली है देश में, आज देश के हालात बहुत चिंताजनक है। अगर आप देखेंगे कि पूरे देश में हाहाकार मचा है और लगातार जो केसेस हैं, जो संक्रमित हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है
अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही, और आप देख रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ जो मरीज़ है वो ऑक्सीजन ना होने के कारण मौत का ग्रास बन रहे हैं। ये बहुत चिंता का समय। हम इस विषय में कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन सीधे तौर पे जो केंद्र में सरकार बैठी है उस सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आज जो दिल्ली उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, आज ये तमाम बड़े कोर्ट सरकार की कार्यप्रणाली से प्रसन्न नहीं। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जो दूसरी लहर नहीं है, ये सुनामी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब कोविड दुनिया में दस्तक दे रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता, जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा था कि देश में एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, हमें समय रहते जो है उपाय करने होंगे। लेकिन उस समय उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया, और जो परिणाम है वो आज सामने। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच जहां लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी है, वहीं कुछ लोग अब भी कोविड-19 को हल्के में ले रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बढ़ते संक्रमण और मौतों के आंकड़े के बाद सरकार ने संक्रमण से बचाव को लेकर कई बंदिशें लगा दी हैं। बावजूद इसके कुछ लोग बेपरवाह होकर कोविड नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला प्रवीर ठाकुर ने बताया कि कुछ समय से लोग कोविड-19 नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 1-1.5 साल से हम कोविड से जूझ रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया, और पहले दिन से ही शिमला पुलिस ने दिन रात ड्यूटीज़ दी हैं, चाहे शोकी बैरियर की बात हो, चाहे शिमला शहर की बात हो। और शुरू में जब ये फैला था, जैसे आपको पता है कि कर्फ्यू लगा था, लॉकडाउन हुआ था, नाइट कर्फ्यूज़ रहे, तो दिन रात पुलिस ने, हिमाचल पुलिस और शिमला पुलिस ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। लेकिन जैसे अभी सेकेंड वेव आई है और जैसे आप देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी लोगों की तरफ से भी देखने में आया कि नेग्लिजेंस बढ़ गई है। लोग मास्क वैसे तो लगा रहे हैं, शिमला में, प्रॉपर शिमला में बात करूं फिर भी अच्छा है रिस्पॉन्स, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो तो मास्क प्रॉपरली लगा होता है, थोड़ा नीचे होता है। तो हम बार बार लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात है कि आप मास्क प्रॉपरली लगाएं, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और जब जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी बाजार में या कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमें सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन ही करना पड़ेगा, क्योंकि जान सबसे पहले हमारी अपनी है। दूसरा बात आई एनफोर्समेंट की, तो एनफोर्समेंट के लिए जो नई सरकार के ऑर्डर्स आए हैं उस पर टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा गया, जिसमें डीसी शिमला को कहा गया, उसमें पुलिस भी पार्ट होगी। तो टास्क फोर्स बना के टास्क फोर्स ने देखना है कि कैसे इफेक्टिवली हम इसको पूरा अभियान को चलाएं। और जो आपने बोला कि पुलिस प्रेजेंस थोड़ी कम है, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि शुरू में क्या था कि कुछ एक हमने बटालियन से ली थी रिजर्व्स, और काफ़ी एक्सटेंसिव हमने ये कैंपेन चलाई थी। लोगों को पता नहीं था मास्क लगाना और ये करना, तो एक्सटेंसिव कैंपेन मास्क को लेके चले थे। लेकिन अब थोड़ा सा हमारे पास क्या है कि जो हमारे अवेलेबल थाने का जो स्टाफ है और जो थोड़े बहुत लाइन में लोग होते हैं, उन्हीं से हम करवा रहे हैं पेट्रोलिंग। तो शाम को आपने देखा होगा रिच पे और जो हमारे होते हैं तुरला ड्यूटी वाले लोग, वो लोगों को समझाते हैं, और काफ़ी हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, लोग इसको मान रहे हैं। लेकिन बीच में अगर कमियाँ रह गई हैं तो हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि और कैसे हम पुलिस फोर्स लें। कुछ हम रिजर्व बटालियन से हम रिजर्व मांगने की सोच रहे हैं, नंबर हमें बढ़ाना पड़ेगा पुलिस का, क्योंकि जैसे कि सेकंड वेव बढ़ रही है डे बाई डे, तो हमें और थोड़ा सख्ती करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। प्रदेश कांग्रेस महासचिव महेश्वर चौहान ने हिमाचल सरकार से प्रदेश में हाल ही में भारी ओलावृष्टि और बेमौसमी बर्फबारी से सेब की फसल और बगीचों के नुकसान का आकलन कर बागवानों को उचित मुआवजा प्रदान करने की
मांग की है। उन्होंने कहा कि यह बर्फबारी व ओलावृष्टि किसी प्राकृतिक त्रासदी से कम नहीं है। बागवान आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसान नेताओं और किसान संगठनों ने प्रदेश के बागवानों के हालात पर चिंता जताई है, लेकिन प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार बागवानों को राहत देने के प्रति गंभीर नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव महेश्वर चौहान ने कहा कि बेमौसमी हुई बर्फबारी, ओलावृष्टि व भारी बारिश से बागवानों को जो नुकसान हुआ है, सरकार उसका तुरंत आंकलन कर टीमें गठित करें और वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ इन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई नीतिगत योजना सुझाव दें ताकि बागवानों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार फसल बीमा योजना KCC धारकों से काटी गई किश्तों की समीक्षा करें और बीमा कंपनियों और बैंकों से चर्चा करके सुनिश्चित करे कि बागवानों को इस नुकसान का मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का बागवानी क्षेत्र बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, इसे आर्थिक मदद से मजबूत करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार से ये मांग करती है कि इस विषम स्थिति को देखते हुए सरकार मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत HPMC द्वारा की गई सेब की खरीद का लंबित भुगतान तुरंत प्रभाव से जारी करे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों में लगभग बहुत भारी ओलावृष्टि हुई और बेमौसमी बर्फबारी ने जो सेब की फसल थी उसको बहुत बड़ा नुकसान किया और जो एक हिमाचल प्रदेश की मजबूत आर्थिकी है सेब की और बागवान, उनकी कमर तोड़ दी है लगभग। और अगर आप यूं कहें कि ये किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं तो उचित होगा। बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस क्षेत्र में, सेब बाहुल्य क्षेत्र में नुकसान हुआ है फसल को और बगीचों को। और आज हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार तुरंत जो है इसकी नुकसान का जायजा ले, आंकलन करे और जो उचित मुआवजा बागवानों को है इसका मिलना चाहिए। तो फसल बीमा योजना और फसल बीमा के नाम पर जो किश्त KCC धारकों से कटती है, तो सरकार, अब वक्त आया है कि सरकार इसकी समीक्षा करे और सरकार बीमा कंपनियों से और बैंकों से बातचीत करके, चर्चा करके इसका व्योट निकाले, समीक्षा करे और जो उचित मुआवजा जो बीमा के नाम पर किस्तें कटती है किसी से, तो वो बागवानों को इस वक्त मिलना चाहिए और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए बैंक कंपनी और बीमा कंपनी और बैंकों से बातचीत करके ये करें। उसके अलावा मंडी मध्यस्थता योजना के तहत जो खरीद सेब की है, आज तक भी जो है उसका भुगतान लंबित है। हमारी सरकार से मांग है कि इसी विषम परिस्थिति, जबकि बागवान बुरी तरह से हताहत है, तुरंत इस जो लंबित राशि है उसका भुगतान होना चाहिए और बागवानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। कि अगर आप इन क्षेत्र का दौरा करें तो देखेंगे कि फसल नहीं, ना केवल फसल अपितु बगीचे और पूरे के पूरे पेड़ कई जगह पर टूट गए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान की जो भरपाई है उसके लिए जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर नौणी के अंदर जो बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, वहाँ से साइंटिस्टों की और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम में भेजी जाए ताकि इन पौधों की भरपाई कैसे इस नुकसान की हो सकती है, वो कोई नीतिगत योजना इसकी तैयार करें और कुछ सुझाव हमारे बागवानों को दें जिससे कि वो लाभान्वित हो सके। बीते कुछ दिनों पहले प्रदेश में ओलावृष्टि और बेमौसमी बर्फबारी होने के कारण किसानों बागवानों को काफी नुकसान हुआ है। जहां किसानों की फसलें खेतों में ही तहस नहस हो गई हैं, वहीं सेब बाहुल क्षेत्रों में अंधड़ और बर्फबारी के कारण सेब के वृक्ष टूट गए हैं। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश समन्वयक दीपक राठौर ने कहा कि सेब के पेड़ों को हुए नुकसान के कारण बागवान बेहद परेशान है, क्योंकि बागवानों की आर्थिकी सेब पर ही निर्भर है। ऐसे में सरकार को बागवानों के नुकसान का सही आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा प्रदान करना चाहिए। हाल ही के दिनों में भारी ओलावृष्टि और बर्फबारी के कारण हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवान भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और यहाँ तक के जो हमारे बागवान भाई हैं उनकी तो जो सेब के पौधे हैं वो तक टूटे हैं और एक पेड़ को पैदा करने में लगभग 15 वर्ष का समय लग जाता है और उसका जो नुकसान है वो सदा के लिए हुआ है वो आने वाले समय, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक पौधे की उम्र जो है कम से कम 60 और 70 वर्ष तक रहती है। तो अगर वो 15-20 साल का किसी का पौधा है और वो 50 भी साल अभी और उस पौधे ने अगर जीना था और वो प्रोडक्शन देना था तो वो उसका वो महरूम हो गया है उससे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो दूसरे सब्जी उत्पादक किसान है प्रदेश भर में जिन्होंने सब्जियां बीजी थी और उनकी सब्जियां जो है खेतों में ही नष्ट हो गई है। तो किसान और बागवान भाइयों का जो नुकसान भारी बारिश और बर्फबारी के कारण हुआ है, प्रदेश सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो एक कमेटी का गठन करें और उस कमेटी में कम से कम किसानों और बागवान संगठनों से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो भी उस कमेटी का हिस्सा हो। वो इसलिए हिस्सा हो
कि सरकार तो अपने हिसाब से रिपोर्ट सबमिट कर देगी और बाद में पता चलेगा कि मात्र जो है आपको उनके मुंह में जीरा वाली स्थिति का उन्होंने आंकलन किया और वो फिर किसान जो है फिर वो दिक्कत में आ जाएगा। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार को किसान और बागवान संगठनों से जुड़े हुए लोगों को भी उस कमेटी में शामिल करना चाहिए, ताकि जो है एक अच्छे तरीके से उसका आंकलन किया जाए नुकसान का। और जो नुकसान है वो मात्र खाना पूर्ति ना हो, बल्कि ये विषय को समझ में रखते हुए कि कोविड का दौर है, लोगों के पास इधर उधर जाने के लिए समय नहीं है, वो डरा हुआ है, बीमारी से डरा हुआ है और उसकी जो आर्थिकी है वो कहीं ना कहीं बागवानी और किसानी पर ही चलती है। उसके बच्चों की फीस उसी इनकम से जाती है और उनका जो बीमारी शिमारी का जो खर्चा आता है उसी फसल से जाता है। अगर छोटा और मार्जिनल किसान है उसके लिए तो ये दिक्कत जो है बहुत बड़ी एक आफत है उसके पास। तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि आप एक अच्छी कमेटी का गठन करें और हर एक खेत में भेजें। ऐसा नहीं है कि आप सड़क में जाकर जो दूर से आंकलन कर लें, एक एक खेत का वो मुआयना करें, एक एक बगीचे का मुआयना करें, जिस हद का उनका नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति उसी हिसाब से की जाए, ताकि उसके अपनी किसानी और बागवानी से आने वाले समय में मन ना टूटे, दोबारा से वो जो है मॉरल बूस्ट करके दोबारा अपनी किसानी और बागवानी में लग जाए। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसी स्थितियां पैदा अगर नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सिंगू बॉर्डर के ऊपर किसान लोग धरना देकर बैठे हैं, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवान भाइयों को भी प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है अपने मुआवजे के लिए जो है सड़कों पर। वैसे तो नगर निगम शिमला शहर में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद होने के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन शहर में कई स्थानों पर गंदगी साफ देखी जा सकती है। ऐसा ही आलम शिमला के रिज मैदान स्थित म्यूजिकल फाउंटेन में देखा जा सकता है, जहां कचरे के साथ साथ गाद भी जमी हुई है। वहीं जब महापौर सत्या कौंडल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले बारिश होने के कारण फाउंटेन के पानी में गाद जमा हो गई है, जिसकी साफ सफाई के लिए संबंधित विभाग को आदेश दे दिए गए हैं और इसे जल्द ही साफ करवा दिया जाएगा। अभी आप देखिए कि अभी पिछले हफ्ते बहुत ही बारिश हुई है, जिसकी वजह से शिमला शहर में बहुत नुकसान भी हुआ है। आपने देखा होगा संजौली में 6 मंजिली बिल्डिंग गिरी है, बहुत ही बारिश हुई है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे, अभी मैं जो संबंधित विभाग है उनको मैं दिशा निर्देश दूंगी और ये सही बात है कि जो फाउंटेन है साफ होना चाहिए और इसको हम बहुत जल्दी साफ करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन काटने पर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कर्नल नरेंद्र सिंह पठानिया ने कहा कि सन 2020 से केंद्र और राज्य सरकारों ने सभी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बंद कर दिए हैं। ऊपर से महंगाई की मार से सरकारी कर्मियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें पेंशन तक नहीं मिली है, लेकिन सरकार ने इनका वेतन काटने का भी फरमान जारी कर दिया है। 2020 की जब अप्रैल महीने में सेंटर से ही ऑर्डर आए थे और उसके बाद में इनको जो राज्य ने भी ऑर्डर पास किए थे कि सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बंद कर दिए जाएंगे, जो कि तब से लेके आज तक 14 महीने हो गए हैं। महंगाई भत्ते पहले ही रुके हुए हैं और महंगाई जो है वो जाके कम से कम तो 20 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अभी आते हैं हम आपके प्रश्न के ऊपर, वो इस प्रकार से है कि श्री जयराम ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश जी ने ये परसों के ही फरमान जारी किया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 1 है, क्लास 2, 3, 4, सबके जो है सैलरी जो है 2 दिन की कटेगी कोरोना फंड रेज करने के लिए। और उसके बाद में इन्होंने ये भी बताया है कि विधायक या मंत्री लोग या MP इनकी भी जो है सैलरी 1 दिन की या 2 दिन की कटेगी। मगर और दुख की बात ये हुई है कि जिन लोगों को, जिन कर्मचारियों को पेंशन अभी तक मिली ही नहीं है, जैसे कि HRTC के लोग हैं, इनको पेंशन कई लोगों को नहीं मिली, उनके ऊपर भी ये ऑर्डर जो है लागू हो किए गए हैं कि इनकी पेंशन में से भी हम 1 दिन का जो है सैलरी इनकी वो पेंशन काटेंगे। मुझे समझ नहीं आता है कि इस महंगाई के दौर में और इतने प्रेशर के बीच में दुनिया जी रही है, तो ये लोग अपने किस लिए धन इकट्ठा करते हैं। और जो धन इन्होंने इकट्ठा किया है, जनता की नज़र उसके बीच में है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की नज़र में है कि वो धन कहाँ जाता है। किसी न किसी बहाने के बीच में, कभी को मंदिर के बहाने के बीच, कभी कोरोना के बीच और कभी कोई टैक्स लगाने के साथ में ये पैसा इकट्ठा करते हैं और जनता को उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता है, ना ही इनका ऑडिट होता है। तो ये
किसी न किसी टाइम पर ये भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाएगा और इनके सिर के ऊपर भारी पड़ेगी। कोविड महामारी के कारण प्रदेश में जो हालात बने हैं उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है। ये आरोप कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा सरकार पर लगाए हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में भाजपा सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि विकराल परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के पास कोई नीति नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सरकार खुद ही कंफ्यूजन में है। वहीं प्रेम कौशल ने सरकारी कर्मचारियों का इस संकट की घड़ी में वेतन काटने के सरकार के निर्णय को अनुभवहीनता का परिचायक बताया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कोरोना महामारी से निपटने में भाजपा सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया है। वहीं उन्होंने इस संकट की घड़ी में सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटने के सरकार के फैसले को भी गलत बताया है। प्रेम कौशल ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। धन जुटाने के लिए सरकार को अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी होगी। साथ ही अलग अलग विभागों में जो धन खर्च नहीं हुआ है उसका इस्तेमाल इस आपदा का मुकाबला करने के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको स्थगित किया जा सकता है और उस धन का प्रयोग जनता को इस आपदा से बचाने के लिए किया जा सकता है। वहीं प्रेम कौशल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड के लिए पूरी तरह से प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि नवरात्रों के दिनों में लाखों की तादाद में दूसरे प्रदेशों से श्रद्धालु देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आए। सरकार ने उस समय बाहर से आने जाने वाले लोगों को लेकर कोई भी नियम नहीं बनाए थे, जिसकी वजह से आज महामारी विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है और ऐसी परिस्थितियों में भी सरकार सजग नहीं है। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दम भरते रहते हैं डबल इंजन सरकार का। आपदा की इस घड़ी में प्रदेश के लोग संकट में हैं, धन का अभाव है। ऐसी घड़ी में वो जो दूसरा इंजन जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, जिसकी बात मुख्यमंत्री हमेशा करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह में कटौती करें। डीए उनका पहले आप फ्रीज कर चुके हैं। तो ये सरकार के निर्णय जो हैं इस स्वागत योग्य नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना का संक्रमण जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड की शक्ल ले चुका है और इसके लिए पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार का गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है वो जिम्मेदार है। पिछले दिनों नवरात्रों के दौरान हिमाचल प्रदेश के अंदर लाखों की तादाद में श्रद्धालु देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिनमें से बहुत से लोग इस वायरस से संक्रमित थे। और इसी तरह हिमाचल के भी बहुत से लोग कुंभ नहाने के लिए अथवा अलग अलग तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा के लिए बाहर गए और संक्रमित होकर उनमें से कुछ लोग प्रदेश में वापस आए। लेकिन सरकार की बाहर से हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करने वाले लोगों के लिए कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है। इट इज़ फ्री फॉर ऑल। और इसी वजह से आज प्रदेश के अंदर कोरोना जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड की सीमा तक बढ़ चुका है। हाल ही में सरकार ने एक निर्णय लिया जिसमें ये कहा गया कि प्रदेश से बाहर से जो भी हिमाचल प्रदेश में आएगा उसको 72 घंटे पहले की कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। कुछ ही समय के बाद उस निर्णय को बदलकर एडवाइजरी का रूप दे दिया गया। तो जब सरकार की नीति स्पष्ट नहीं होगी, ढुलमुल होगी, सरकार कोई नियम नहीं बनाएगी और नियम बनाएगी तो उनकी पालना नहीं होगी, तो कैसे आप इस प्रदेश के लोगों को इस संक्रमण से बचाएंगे, ये किसी की समझ में नहीं है। वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने जिला कांगड़ा में कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए नूरपुर क्षेत्र के मलकवाल में उनके परिवार द्वारा चलाए जा रहे बीबीएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने की पेशकश की है। पठानिया ने उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति को भेजे गए एक पत्र में कहा कि कॉलेज बिल्डिंग में 100 बेड लगाकर कोविड मरीजों को रखने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके साथ ही खेल मंत्री ने कॉलेज की ओर से मरीजों की देखरेख के लिए 50% नर्सेज की भी निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाने की बात कही। मित्रों, कोविड के इस काल में मेरा आप सबको निवेदन है कि हम सब अपने घरों में रहें, अपने आप को आइसोलेट करके रखें, बाहर ना जाएं, पब्लिक से कम मिलें, अपने हाथ धोते रहें, मास्क पहन कर रखें ताकि हम अपने आप को कोविड से बचा सकें। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एक छोटा सा हमने आज ऑफ़र
अपने नर्सिंग कॉलेज का दिया है डीसी साहब को, राकेश प्रजापति जी को। मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हम अपना नर्सिंग कॉलेज 100 बेड के साथ और 50 ट्रेन नर्सेस के साथ और खाना और सारा स्टे और जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग है सारा हम बेयर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सरकार को देंगे। सरकार डॉक्टर्स और ऑक्सीजन जो भी ज़रूरत पड़े वो चीज़ यहाँ पे ला सकते हैं। शहर से दूर है, 10-12 किलोमीटर शहर से दूर है, अकेले में है और एक कोविड का स्थान। और इसके साथ हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं बिल्डिंग्स जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को एक आध दिन में देने वाले हैं ताकि कोविड सेंटर्स की कमी ना आए, बिस्तरों की कमी ना आए, हिमाचल प्रदेश में गैस की कमी ना आए, हिमाचल प्रदेश के पेशेंट्स को किसी भी किस्म की कोई कमी ना आए। इसके लिए जयराम सरकार हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, आपकी सेवा में हाजिर है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों को देखते हुए प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी ने न्यू ओपीडी में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था कर दी है ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि आने वाले दिनों में यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उससे निपटने के लिए भी आईजीएमसी अस्पताल पूर्णतया तैयार है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में हो रही वृद्धि को देखते हुए आईजीएमसी प्रशासन ने नई ओपीडी में 35 बेड की संख्या बढ़ा दी है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने बताया कि अगर स्थिति और गंभीर होती है तो न्यू ओपीडी के बाकी फ्लोर्स पर भी मरीजों के लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई समस्या न आए। उन्होंने बताया कि जो मरीज कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं उन मरीजों का मौत का आंकड़ा न के बराबर है। ऐसे में उन्होंने सभी से कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। वहीं उन्होंने बताया कि देश के अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, लेकिन आईजीएमसी अस्पताल में फिलहाल ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है व लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान स्थिति में जो संपूर्ण देश में जो हाहाकार जैसा खबरें जो आती रहती हैं, ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो, इसी के चलते पिछले वर्ष जो है वो लॉकडाउन लगाया गया। लोगों को जानकारी दी गई कि अपने व्यवहार को सुधारिए, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर करिए, पर लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को समझने में, आंकड़े में गलती की, जो आज वर्तमान में हम जिन स्थितियों में खड़े हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 135 करोड़ की जनसंख्या में 1 करोड़ 80 लाख के करीब जो पॉजिटिव आना कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। अभी भी अगर हम अपने आप को संभाल लेंगे तो स्थिति पर नियंत्रण कर सकते हैं। और रही आईजीएमसी में ऑक्सीजन की बात, तो हमारे यहाँ पर अपना ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट है और हमारे संस्थान में वर्तमान समय में किसी भी तरह का कोई भी ऑक्सीजन का संकट नहीं है और आने वाले भविष्य में भी इस तरह का कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। कारण क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन बनाने की जो मशीन है वो भी लगी हुई है और निकट भविष्य में यहाँ पर ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन का भी एक टैंक जो है वो स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 1200 डी टाइप सिलेंडर की भरने की कैपेसिटी एक वक्त में रहेगी। गर्मी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन चंबा जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या सीजन की शुरुआत में ही देखने को मिलने लगी है। जिला में कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोगों के घरों में नल तो लगे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है, तो वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पानी तो आ रहा है लेकिन वह पीने योग्य नहीं है। चंबा मुख्यालय के साथ लगते सुल्तानपुरा वार्ड की बात करें तो यहाँ लोगों के घर में लगे नलों में मटमैला पानी आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को पीने योग्य पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। चंबा आईपीएच विभाग से विनम्र निवेदन करता हूं कि यहाँ जो पानी आ रहा है नलके में वो बहुत ही बुरा कीचड़ वाला पानी है, पीने लायक तो है ही ना बरतने लायक है। तो विभाग को चाहिए कि इसका इंतजाम करें ताकि ओबड़ी वालों को स्वच्छ पानी मिले। ये पानी जो है कीचड़ से भी बुरा हाल है, नलके में कीचड़ बंद हो जाता है। यहाँ पानी लाने के लिए समस्या खड़ी हो गई है, पानी दूर से लाना पड़ता है। और जो सीवरेज की नालियाँ हैं वो भी आधा अधूरा काम छोड़ के चले गए हैं, ना उन्होंने पूरे चैम्बर बनाए हैं, ना रास्ते को इन्होंने ठीक ढंग से किया हुआ है और पता नहीं कहाँ रास्ते भी वोड का बना हुआ है। तो विभाग से भी निवेदन है कि इस काम को पूरा करवाया जाए ताकि लोगों को कनेक्शन दिया जाए। और नलके में पानी बहुत गंदा आ रहा है और कपड़े धोने को पीने के लिए बहुत तंगी हो गई है, हमारे को दूर से लाना पड़ रहा है पानी। मेरे को नलके में गंदा पानी आ रहा है, इसलिए मुझे दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने कहा कि महामारी के समय राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार, विपक्ष और जनता को मिलकर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आना होगा। आम जनता को जहां अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वहीं भाजपा व कांग्रेस को राजनीति से ऊपर उठकर आमजन व पीड़ित परिवारों की सहायता करने के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। वहीं पठानिया ने कहा कि कोरोना की फर्स्ट वेव प्रदेश में आ चुकी थी, ऐसे में दूसरी वेव के लिए वर्तमान सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। ये सब चीज़ें सरकार को पता थी और कोरोना की पहली वेव जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में और देश में घूम चुकी थी, तो व्यवस्था करनी चाहिए थी वर्तमान सरकार को। चाहे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डीडीयू हो, चाहे नेर चौक हो, चाहे टांडा हो, चाहे वो धर्मशाला का जोनल हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे हमीरपुर, मैं कहता हूँ पूरी तरह वर्तमान सरकार जो है कोविड-19 उन्होंने एक तो सीरियसली लिया। और मैं कहता हूँ बहुत से लोगों की आज जो डेथ जो हो रही है, और अगर सरकार के इंतजाम ठीक होते और इन्होंने अगर मैं कहता हूँ बतौर विपक्ष और मेडिकल एक्सपर्टों की भी अगर बात मानी होती तो आज हिमाचल प्रदेश की पोजीशन ये नहीं होती। कुल मिलाकर अगर जहाँ तक मैं कहता हूँ प्रदेश सरकार बिल्कुल इस कोविड-19 को लेकर बिल्कुल फेल हुई है। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि गांधी हेल्पलाइन जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने क्या लॉन्च करने जा रहे हैं, पूरी हमारी 70 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां और वहां के हमारे जो स्थानीय नेता वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हमने वो हेल्पलाइन भी जारी की है। और जैसे कि शर्मा जी ने भी देखा होगा धर्मशाला में कोविड केयर सेंटर की ऑफर की है। तो जहां वर्तमान सरकार ने एक और फैसला लिया है कि बाहर को लोगों को अलाउ किया भी आप गाँव में आ जाओ पर होम आइसोलेशन में रहो। हम तो चाहते हैं कि वर्तमान सरकार को ये इंतजाम करना चाहिए और अब तो बॉर्डर पर टेस्ट करने चाहिए। और ये नहीं होटल वालों के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए, बॉर्डर पे टेस्ट करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है, चाहे वो महिला मंडल हो, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी निर्णय लिया, चाहे वो महिला मंडल हो, युवक मंडल हो, कम्युनिटी सेंटर हो, जो बाहर से लोग आए जिनकी ठहरने की व्यवस्था नहीं है, उनके खाने की और ठहरने की व्यवस्था हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो गांधी हेल्पलाइन है उसके जरिए भी हम करने जा रहे हैं। परिषद जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी करके रखे, हमारा फर्ज भी बन जाता है कि हम उनको इन्फॉर्म करें। लेकिन कुल मिलाकर जहाँ तक आपका ये प्रश्न है, सरकार जो है चाहे वैक्सीन लगवाने में, चाहे वो इंतजाम करने में टोटल मेरा का फेल हुई। और उसके कारण आज मैं कहता हूँ हज़ारों जितनी भी मैं कहता हूँ आपने डेली टांडा के अंदर कितनी डेड बॉडी, बहुत से लोग जो हैं अपना जो है मैं कहता हूँ हमने बहुत से लोग ऐसे खोए हैं जो कि अगर सरकार का इंतजाम ठीक होता तो उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। कांगड़ा जिला में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच विवाह समारोह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना जिला प्रशासन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। एक तरफ जहां प्रशासन द्वारा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन सहित अन्य तरह की पाबंदियों को लगाया गया है, तो वहीं जिला में 24 अप्रैल से 24 मई तक 3000 से अधिक शादियां व अन्य समारोह के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन से मंजूरी ली गई है। बहरहाल प्रशासन द्वारा समारोह में 50 लोगों को ही इकट्ठा होने की मंजूरी दी जा रही है, लेकिन कोविड नियमों को लोग कितनी अनुपालना करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ कांगड़ा जिला में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं जिला में 24 अप्रैल से 24 मई तक एक माह के दौरान 3000 से अधिक शादियां व अन्य समारोह के आयोजनों को लेकर जिला प्रशासन से मंजूरी ली गई है, जबकि अभी और लोग इन आयोजनों के लिए मंजूरी ले रहे हैं। ऐसे में यह आंकड़ा और भी बढ़ना तय है। हालांकि इन समारोहों में कोरोना के चलते 50 ही लोगों को इकट्ठा होने की मंजूरी दी जा रही है, लेकिन इन नियमों को लोग कितना फॉलो करेंगे यह एक बड़ा सवाल है। शहरों में तो इन पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन दूर दराज के गांव में इन पर निगरानी रखना काफी मुश्किल है। हालांकि प्रशासन ने पंचायत प्रतिनिधियों को इन समारोहों पर नजर रखने के आदेश दिए हैं, बावजूद इसके यह इतना आसान नहीं है। वहीं अगर बात जिला में उपमंडल स्तर पर सामाजिक समारोह की करें तो 24 अप्रैल से 24 मई के बीच अब तक 3092 समारोह के लिए लोग मंजूरी ले चुके हैं। जिला के 15 उपमंडलों में से बैजनाथ से 165, देहरा से 359, धर्मशाला से 314, धीरा से 9, फतेहपुर से 155, इंदौरा से 186, जयसिंहपुर से 167, ज्वाली से 225, ज्वालामुखी से 76,
कांगड़ा से 284, नगरोटा बगवा से 203, नूरपुर से 276, पालमपुर से 476 और शाहपुर से 197 लोगों ने अब तक इन आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से मंजूरी ले रखी है। वहीं कांगड़ा जिला के एडीएम रोहित राठौर ने बताया कि महज एक महीने के अंतराल में करीब 4000 शादियां होने जा रही हैं, जबकि कोरोना की दूसरी लहर ने सभी लोगों की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। शादियों में यूं तो 50 लोगों को ही परमिशन दी गई है, फिर भी आंकड़ा इससे पार हो ही जाता है। ये न केवल शादी समारोह आयोजित करवाने वालों के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि खुद प्रशासन के लिए इस पर अंकुश लगाना एक टेढ़ी कीर है। फिर भी अगर जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने जो मैकेनिज्म तैयार किया है, उसके तहत हर जगह फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें जाएंगी और छापामारी करेंगी। जहां भी अव्यवस्था पाई गई उनके खिलाफ सख्त धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। इसमें किसी तरह की रियायत नहीं बरती जा सकती, क्योंकि अनुमानित एक शादी में 4 शख्स भी पॉजिटिव पाए गए तो 4000 शादियों में पहुंचने वाले हजारों लोगों की स्थिति क्या होगी, उसके बारे में सोचकर चिंता और बढ़ जाती है। देखिए, ज़िला कांगड़ा में अभी जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार का पोर्टल है covid.hp.gov.in, उसमें एप्लीकेंट अप्लाई करता है और जो कुल संख्या अभी तक हमारे पास आज तक की थी वो 3092 जो है रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं शादी के बारे में। और जो मुख्य जो तिथियां हैं वो 24, 25 और 26 अप्रैल की हैं, जिसमें हमारी लगभग 1800 शादियां प्रपोज्ड हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ये संख्या बहुत ही ज़्यादा है और प्रदेश सरकार के इसमें गाइडलाइंस काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि 50 से ज़्यादा जो है किसी भी सूरत में, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, उसमें व्यक्ति नहीं होंगे। यही जो है मैकेनिज़्म को इस्टेब्लिश हमने ऑलमोस्ट हर एक सब डिवीज़न में किया है कि वो इस पर चेक भी रखें, लोगों से अपील भी करें और लोगों को अवेयर भी करें। हमारा जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम हर एक सब डिवीज़न पे है, वहाँ से जो है हर एक एप्लीकेंट को कॉल भी जारी है और उनको पहले समझाया भी जा रहा है। और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते हम ये तो कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से कि वो संख्या मिनिमम साइड पे ही रखेंगे, जिसकी वजह से जो कोरोना का स्प्रेड है वो रोका जा सके। जो लोगों से एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि लोग जो हैं सरकार के दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना करें। अगर लोग अपने स्तर के ऊपर मैरिजेस में 50 से कम संख्या रखते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फुलफ़िल करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो हमारी सेकेंड वेव की जो स्पाइक है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, इसको हम 100% जो है वो रिड्यूस कर पाएंगे। धारा 144 जो है के तहत जो ऑर्डर किया गया है उसमें बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि ना केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बट जो भी सेक्टर ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं या फिर PRIs भी जो भी डेजिग्नेटेड एज ए ऑफिशियल के रूप में डेजिग्नेट किए गए हैं, वो भी इसमें कानूनी रूप से जो है उनके अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकते हैं। शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बीते दिनों ओलावृष्टि और बारिश से सेब सहित अन्य नकदी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में बागवान और किसान सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं। इसी के चलते ऊपरी शिमला के कुछ बागवानों और किसानों ने उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और नुकसान का आकलन कर बागवानों को राहत देने की मांग उठाई। बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि व भारी बारिश से बागवानों को हुए नुकसान को लेकर ऊपरी शिमला के कुछ बागवानों ने उपायुक्त शिमला से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बागवानों ने बताया कि ओलावृष्टि और बर्फबारी से उनके सेबों की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, जिससे उनके पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। बागवानों ने कहा कि ओलावृष्टि और बर्फबारी से न सिर्फ उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, बल्कि पेड़ों से फूल झड़ गए हैं, टहनियां टूट गई हैं और कई जगह तो पूरे के पूरे बगीचे ही तबाह हो गए हैं। किसानों ने कहा कि कोरोना के चलते वह पहले ही काफ़ी दिक्कतें देख चुके हैं और अब ओलावृष्टि और बारिश ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में सरकार को किसान बागवानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसी कड़ी में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। आज हिमाचल किसान सभा के माध्यम से और जिला परिषद रामपुर जो हमारे कविता कनपू उनके नेतृत्व में आज ये ज्ञापन जो है उपायुक्त महोदय को सौंपा गया है। आप जानते हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, और हम विशेषकर शिमला जिला की बात करेंगे, जहाँ पर एक ऐतिहासिक हम इसको कहेंगे जो ओलावृष्टि अभी हुई है, जिसमें बागवानों का, सब्जी उत्पादकों का और इवन की जो हमारा निचला ये एरिया जहाँ पर फसलें हमारी होती है, गेहूँ भी होता है, वहाँ भारी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई के लिए आज हम तो शिमला जिला का डेलीगेशन के रूप में यहाँ पे आए थे और जो सेब का इतना भारी नुकसान हुआ है, इसकी तुरंत जो है वो जांच कराई जाए, आकलन सही तरीके से करवाया जाए। और उसमें हम डिमांड किसान सभा से ये कर रहे हैं
कि जो आकलन है वो केवल प्रशासन के माध्यम से ना हो, उसमें जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोगों के जो नुमाइंदे हैं चुन करके आए हैं पंचायती राज के अंदर, उनकी भी मदद ली जाए और स्थानीय लोगों की मदद ली जाए। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि इनको रिवाइज़ किया जाए, ये सरकार इसको रिवाइज़ करे और जो आज की वर्तमान जो मार्केट वैल्यू है उसके आधार पर, नहीं तो सेब के लिए जो 300 रुपया बिग्गा के रूप में दिया जाता है वो क्या मायने रखता है। और साथ साथ हम जो है जो कृषि उपकरण है, जो खाद है, कीटनाशक हैं, उनके ऊपर जो है अनुदान दिया जाए और जो ये कृषि क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड है, इसको जो है माफ़ किया जाए। ये हम इमीडिएट मांग जो है वो कर रहे हैं। पिछले 22 और 23 अप्रैल को जो है जो हिमाचल का काफ़ी अपर एरिया है, किन्नौर है और रामपुर, शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो रामपुर एरिया है, सराहान, उसमें देवटी पंचायत, कूल पंचायत, इसमें जो है कहीं ऊपर वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, जिससे जो है जो किसानों बागवानों के जो बगीचे हैं सेब के पीछे, उसमें जो नेट्स लगी थी वो बिल्कुल टूटकर ख़त्म हो गए हैं, जिससे जो है उनका बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की मोर देन 90% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर से ही अपनी उनकी आर्थिकी होती है। तो अगर हम इस स्थिति को देखते हैं तो अपर हिमाचल में तो नुकसान हुआ ही है, बर्फ़बारी की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से उनको भी नुकसान हुआ है। तो उसी के लिए आज जो है हम उपायुक्त महोदय के पास ज्ञापन लेकर आए थे कि इसकी जो एक निष्पक्ष जांच की जाए और जो प्रभावित बागवान है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और बर्फबारी से ऊपरी क्षेत्रों में सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस नुकसान का आकलन करने के लिए एसडीएम को निर्देश दे दिए गए हैं और 3 दिन के भीतर नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि वे बीते दिन नारकंडा सहित कई क्षेत्रों का दौरा करके आए हैं और बगीचों में हुए नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि और बर्फबारी से पेड़ की टहनियां टूटने के साथ ही फूल भी पूरी तरह से झड़ गए हैं और जल्द नुकसान का आकलन कर सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले जो है कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई और काफ़ी ओले भी गिरे। तो उसके बाद जो है मैं कल ये आपका नारकंडा वाले इलाके में गया था, वहाँ पे कंडियाली पंचायत विजिट की थी मैंने और वहाँ पे जो है नुकसान का फर्स्ट हैंड जो है जायज़ा भी लिया था। इसमें जो है हमने सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स को जो है डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि वो लोग जो है मौके पे जाएं और वहाँ पे एक एक जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको जो है देखें और वो लॉस का जो है प्रॉपर असेसमेंट करें और एक रिपोर्ट बना के दें अगले 2-3 दिन के अंदर, ताकि जो भी लॉस हुआ है उसका एक असेसमेंट आ जाए, ताकि फिर उसके बाद जो हम गवर्नमेंट से टेकअप कर सके उसको उचित मुआवजे के लिए और जो और रेमेडियल मेजर्स के लिए। देखिए मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे जिन जो पेड़ों के ऊपर नेट लगे हुए थे वो नेट जो है वो इसका ओले का जो वज़न है वो नहीं सह पाया और उसकी वजह से जो है कई पेड़ जो हैं वो जो टूट गए बीच से। इसके अलावा फ्लावरिंग भी थोड़ी बहुत अफेक्ट हुई है, पर जहाँ पे नेट लगे हुए थे वहाँ पे डेफिनेटली जो है वो डालियाँ और जो पेड़ की जो ब्रांचेज हैं वो टूटी हैं। पिछले 1 माह में नाहन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है, लेकिन वर्तमान में भी उसे पूरा किया जा रहा है। दरअसल मेडिकल कॉलेज नाहन में महीने में 60 से 70 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं उसे यह खपत बढ़ी है, जिसे फिलहाल पूरा किया जा रहा है और ऑक्सीजन को लेकर वर्तमान में यहाँ कोई समस्या नहीं है। मेडिकल कॉलेज नाहन के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर श्याम कौशिक ने बताया कि फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। अभी अगर आप ये देखें कि ऑक्सीजन की कोई हमें भी कोई अभी कमी महसूस नहीं हो रही है। यहाँ पे हमारे पास इनफ है और हमारे को गवर्नमेंट ने जितना कोटा दिया है, हम पाउंटा वाला एक प्लांट है उससे हम ऑक्सीजन अपनी रिफिल करा रहे हैं अपने सारे सिलेंडर, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आ रही और हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। अभी अगर आप महीने का लगाओ तो हमारे 60-70 जो ये बड़े सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, तो अभी वो पिछले 1 महीने से ज़्यादा बढ़ी है, तो वो हम पूरी कर पा रहे हैं। तो अभी वो रीफिलिंग उसकी होके आ रही है और वो हम कर पा रहे हैं और जब प्लांट लग जाएगा, ऑक्सीजन प्लांट जब चलना शुरू हो जाएगा तो फिर कुछ पार्ट इससे पूरा हो जाएगा, फिर हमारी वो सिलेंडर भरने वाली रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हरिचंद गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में पिछले वर्ष पेंशनरों ने सरकार को अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग दिया, लेकिन इस बार सरकार ने पेंशनरों की 1 दिन की पेंशन काटने का जो निर्णय लिया है उससे पेंशनर आहत हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष पेंशनर कई मर्तबा अपनी मांगे रख चुके हैं, लेकिन उन मांगों पर अभी तक कोई गौर नहीं किया गया। हमारे जो पेंशनर भाई लोग हैं, अन्य लोग हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से हिमाचल सरकार को कोविड-19 में पिछले वर्ष 1.5 करोड़ रुपए दिया था और उसके साथ साथ कुछ हमारे ब्लॉक पेंशनरों ने
नकद जो पैसा है वो भी कोई 6 लाख रुपए के करीब दिया था कि इसमें कोविड-19 के जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता हो जाए। इस वर्ष हमें बड़े आश्चर्यजनक बात से कहने पड़ रहा है कि हिमाचल सरकार ने अभी अभी अपने स्वतः 1 दिन की पेंशन की कटौती कर दी और पेंशन लोगों को नहीं पूछा। हमारी समझ से परे है कि ऐसा क्यों हुआ है। ये बात हम सरकार से जानना चाहते हैं। सरकार ने 3 सालों में हमारे को कोई भी कार्य हमारे नहीं किए। आज कल परसों और सुंदरनगर महासम्मेलन हुआ था 17/12/2018 को, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने अध्यक्षता की थी और उन्होंने अपने संबोधन में आश्वासन दिया था कि हम पेंशनरों के पदाधिकारियों को, एग्जीक्यूटिव कमेटी को शिमला बुलाएंगे और जो उनकी 16 सूत्रीय मांग पत्र है उसके ऊपर एक एक मांग के ऊपर वित्त विभाग के साथ बैठ कर के चर्चा की जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज तक अनसुनी हमारी बात को कर दिया, जिससे पेंशनरों में बड़ा आक्रोश पैदा हुआ है। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।